Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the format of balance sheet. The equity and liability side and other is asset side. Means बैलेंस शीट के कंटेंट्स क्या होते हैं, क्या उनकी साइड्स हैं, क्या मेजर हेड्स हैं, क्या उनके सब हेड्स हैं, ये हमने प्रीवियस पार्ट में दो पार्ट में हमने स्टडी किया था। अब आपने 11th में पढ़ा था कि बैलेंस शीट से पहले ट्रेडिंग और P&L अकाउंट प्रिपेयर किए जाते थे टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। बट इन केस ऑफ कंपनी वी हैव टू मेंटेन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को मेंटेन करना होता है। वहां पर डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड और अमाउंट होता था कंपनी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। लेकिन कंपनी के केस में वही बैलेंस शीट की तरह एक सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है जिसमें अपर और लोअर साइड होते हैं। इसी के बेसिस पे हम अपने एक्सपेंसेस को निकालते हैं। देखिए, इनकम का मेन जो सोर्स होता है, रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी के लिए सेल होता है, यानी जो जितनी वो सेल कर रही है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ P&L की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी हमने क्या सेल किया है और कितनी अमाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, वो चीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाती है। यानी कंपनी केस में हम सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, मींस नेट सेल। नेट सेल मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये हमारा रेवेन्यू का अमाउंट हो गया, यानी प्रॉफिट सेल का अमाउंट। अब अगर इसमें अदर इनकम मींस द इनकम अर्न फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, यानी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से जो हमें इनकम अर्न होती है वो अदर इनकम कहलाती हैं। यानी अदर इनकम में हम अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम अदर इनकम को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा, यानी बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी से टोटल हमको कितनी इनकम अर्न हुई, वो टोटल रेवेन्यू होता है। क्लियर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स प्लस अदर इनकम दैट इज टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल इनकम हमें अपनी बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी से कितनी अर्न हुई है। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है एक्सपेंसेस, यानी हमने अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ओवरऑल कितने एक्सपेंसेस किए। अब एक्सपेंसेस को भी आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। 8 टाइप्स की कैटेगरीज हैं, जो हेडिंग्स हैं, जिनके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को मेंटेन करते हैं। एंड फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मींस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो आपने M2 में भी पढ़ा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये वही चीज है। यानी ओपनिंग स्टॉक था, वहां पे प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक था। यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री सेम प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। नाउ सेकंड वन इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मींस आपने अब गुड्स क्या परचेज किया है, आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में से कोई एक आइटम नहीं गिवन होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऑलरेडी परचेज इंक्लूडेड होती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है तो परचेज आपको गिवन नहीं होगी। अगर आपको परचेज गिवन है अलग से तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल की इंफॉर्मेशन आपको मिसिंग होगी। थर्ड वन इज चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री मींस आपकी इन्वेंट्री में कितने चेंजेस आए। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो चेंज इन इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, मोर देन इट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये पॉजिटिव फिगर आएगी। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, देन ये फिगर जो है नेगेटिव होगी। नेक्स्ट वन इज वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, यानी अगर आप कंस्ट्रक्शन या किसी और बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है, आपका प्रोसेस में चल रहा है, वो आप यहां पे शो कराएंगे। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। व्हाट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस? These are the expenses which are paid by the employer to its employees, यानी जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को पे करता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, वेजेस, फ्रेट वगैरह, वो सारी चीजें हमारी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आती हैं। यानी एम्प्लॉयर की हैंड से एम्प्लॉय को मिलने वाला कोई भी अमाउंट जो सैलरी की फॉर्म में हो सकता है, कमीशन की फॉर्म में हो सकता है सेल के ऊपर, या फिर वेजेस की फॉर्म में हो सकता है, वो सारी चीजें आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में मेंशन करेंगे।
नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज फाइनेंस कॉस्ट। अगर आपने अपने बिजनेस को लोन लेके स्टार्ट किया है तो उस लोन पर आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करनी होती है। यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज वेल। तो कंपनी के केस में अगर आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो उस पर पे होने वाली इंटरेस्ट, लोन ले रखा है थर्ड पार्टी या टर्म लोन ले रखा है तो बैंक को पे की जाने वाली इंटरेस्ट, और डिबेंचर के इश्यू होने पर लोन के रेज करने पर जो भी अदर लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी चीजें फाइनेंस कॉस्ट में काउंट की जाती है। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मींस ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। इफ एनी असेट्स जो है, जो आपके पास असेट्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन केस में आएगी। डिफरेंस मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था। फिक्स टेंजिबल असेट्स की अगर वैल्यूज कम होती हैं तो वो डेप्रिसिएशन के अंदर आती हैं, और अगर इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो अमोर्टाइजेशन कहलाती है। मींस अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन है, और अगर गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इनकी वैल्यू कम हो रही है तो वो अमोर्टाइजेशन कहलाएगा। एंड देन लास्ट वन इज अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आप वो एक्सपेंसेस काउंट करते हैं जो आप आउटसाइडर्स को पे करते हैं, यानी अपने एम्प्लॉइज के अलावा एक्सटर्नल जो पार्टीज होती हैं उनको जो अमाउंट पे किया जाता है वो अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। लाइक कैरेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन चार्जेस, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप किसी एक्सटर्नल पार्टी को पे करते हैं तो वो अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आती है। इन लास्ट, ये जितने भी आपको एक्सपेंसेस गिवन है, जो भी आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है एक्सपेंसेस की, इनको आप ऐड कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। यानी ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज, चेंज इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, जो भी आपको गिवन है वो सब ऐड कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। अब इनकम हम कैसे निकालते हैं? इनकम, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो देखिए, जो टोटल रेवेन्यू है ये आपकी इनकम है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। अगर आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। लिखा हुआ है सेकंड पार्ट माइनस फोर्थ पार्ट, तो ये आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स को पे करने से पहले अर्न होने वाला प्रॉफिट। अब देखिए, कंपनी को अपनी इनकम पे टैक्स पे करना होता है, तो इस अवेलेबल प्रॉफिट पर, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर जो भी गिवन परसेंटेज होगी उसके बेसिस पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे और वो टैक्स यहां पर माइनस कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। तो इन लास्ट आपके पास निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपका नेट प्रॉफिट की फॉर्म में काउंट किया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ P&L का, जिसकी कैलकुलेशन जो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया जाता है? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। अब हम इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें इन हेडिंग्स के अंदर आने वाले कंटेंट्स और आइटम्स की डीपली इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। थैंक यू। Welcome back, students. In previous part of video we have studied about the format of balance sheet. How can we prepare the balance sheet? What are the two sides, that is equity and liabilities and assets, and how can we maintain these sides heading wise and subheading wise. अब आपने 11th में पढ़ा कि बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट मेंटेन करते थे, पर इन केस ऑफ कंपनी वी हैव टू मेंटेन ए सिंगल स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो ये हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। ये फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, नोट टू अकाउंट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये हमारा फॉर्मेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी या फर्म के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो सेल होती है, यानी सेल के थ्रू ही वो, या रेंडरिंग ऑफ सर्विस के थ्रू ही वो अपने अमाउंट को अर्न करता है। तो कंपनी के केस में सेल कहलाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चाहे आप गुड्स सेल कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो, दोनों ही केस में ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाती है। तो ये आप लिखेंगे। अब सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के अलावा कुछ और भी इनकम होती हैं जो इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको अर्न होती हैं, लेकिन वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, जैसे डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी की इनकम होती हैं, पर इनकम हैं, तो इन्हें आप अदर इनकम के नेम से ऐड कर लेंगे। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल, अदर इनकम मीन्स अदर इनकम विच अर्न फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। अब अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू निकल कर आता है। ठीक है,
टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल इनकम, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और आपकी अदर इनकम का सम है। अब एक्सपेंसेस, बिजनेस में कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम उसको हेडिंग वाइज इन 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। अब जो भी एक्सपेंसेस हमें गिवन है उनको हम ऐड करेंगे तो निकल कर आएगा टोटल एक्सपेंसेस, यानी ये सारा एक्सपेंसेस का सम होगा ये आपका। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम कौन सी थी? हमारी टोटल रेवेन्यू, और एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंस। अगर ये टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल अगर एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आता है। ठीक है, अब अपनी इनकम पे कंपनीज टैक्सेस पे करती हैं, तो जितना टैक्स पे कर रही है वो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर देंगे, तो लास्ट निकल कर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट का। अब इन सारी चीज़ों के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं वो देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने आपको बताया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स द अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी जो भी आपको अमाउंट अर्न हुआ है सेल से या फीस अर्न हुई है सर्विसेज प्रोवाइड करने से, तो वो सारी चीज़ें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती हैं। लिखा हुआ है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी के लिए, और सर्विस कंपनी के लिए इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव होना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब अदर इनकम में क्या आता है? अदर इनकम में आता है कि वो इनकम जो आपको नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ के अलावा अदर एक्टिविटीज़ से आपको अर्न हुई है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, एक्सचेंज प्रोविजन रिटर्न बैक, यानी ज़्यादा प्रोविजन बन गया था उसे कम किया, बैड डेट रिकवर हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हुई फिक्स डिपॉजिट वगैरह पर, बैंक वगैरह पर, डिविडेंड अर्न हुआ नॉन फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें हमारी अदर इनकम में आती हैं। अब देखिए एग्जांपल लीजिए, अंडर विच हेड ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी शोन। नॉन फाइनेंशियल कंपनी मीन्स जिनका ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उनके लिए इन आइटम में से कौन कौन से आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में काउंट किए जाएंगे। तो देखिए सेल, मैंने बताया सेल का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स जो रॉ मटेरियल में से वेस्टेज पार्ट बच जाता है, पर वो पार्ट रॉ मटेरियल का होता है, तो स्क्रैप की सेल भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही पार्ट मानी जाती है। इंटरेस्ट अर्न, अब देखिए इंटरेस्ट अर्न होना ये हमारी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, तो ये अदर इनकम में आएगी। सेम डिविडेंड, डिविडेंड भी हमारी फर्म की मेन इनकम सोर्स नहीं है, तो इसलिए ये भी अदर इनकम में काउंट किया जाएगा। अब एक फाइनेंशियल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रेवेन्यू और अदर इनकम क्या होंगे। फाइनेंशियल कंपनी जो फाइनेंस में डील करती हैं, लोन देना, शेयर्स वगैरह को इशू करना, डिबेंचर वगैरह को इशू करना, ये इनका मेन बिजनेस होता है। तो इंटरेस्ट अर्न, अब देखिए इन्होंने लोन दिया होगा, उनका लोन देना, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी है तो बिजनेस है, तो इनकी इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी क्योंकि ये इनकी मेन सोर्स है। ठीक है, सिमिलर डिविडेंड, क्योंकि ये शेयर वगैरह में डील कर रहे हैं तो डिविडेंड रिसीव होगा, तो वो भी इनकी मेन इनकम की सोर्स होगी। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, असेट्स को सेल करना, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो नॉन फाइनेंशियल हो, दोनों के लिए अदर इनकम होती है। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स तो बिजनेस का पार्ट है नहीं, इसलिए वो भी आपका अदर इनकम का पार्ट माना जाएगा। अब ये इस इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल रेवेन्यू वगैरह कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए सेल 12 लाख की, सेल्स रिटर्न 2 लाख की, तो देखिए नेट सेल कितनी हो गई? 10 लाख रुपीज़। सेल ऑफ स्क्रैप मैंने बताया था ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही पार्ट होता है, तो ये भी ऐड कर लेंगे। तो 10 लाख सेल, 25,000 सेल ऑफ स्क्रैप, तो 10,25,000 टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन एफडी 30,000, ये अदर इनकम है, और डिविडेंड रिसीव 10,000, ये भी अदर इनकम है, तो 30 और 10 40,000 अदर इनकम हो गई। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1025 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 40 अदर इनकम, यानी 10,65,000। अब आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में फर्स्ट जो हेडिंग है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
ये आपने एनपीओ वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। क्योंकि क्वेश्चन में मटेरियल वर्ड यूज हुआ है तो केवल आपको मटेरियल ही लेना है, अदर चीज़ें आपको काउंट नहीं करनी है। जैसे आप देखिए इस इलस्ट्रेशन में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की 2,50,000, मटेरियल परचेज किया है 20 लाख का, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख। तो फॉर्मूला वही ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, दैट इज 2,50,000 प्लस 20 लाख माइनस 3 लाख यानी 19,50,000। ये हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप एक और इलस्ट्रेशन कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको कैलकुलेट करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की 5,50,000 है और फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री 2,50,000 है। मटेरियल आपने परचेज किया है 22,50,000 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल की 4,50,000, फिनिश गुड्स की 1,50,000। तो आपको फिनिश गुड्स का मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट नहीं लेना है, क्योंकि केवल आपको मटेरियल लेना है, ठीक है, फिनिश गुड्स वगैरह नहीं लेना है। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, यानी 5,50,000 प्लस 22,50,000 माइनस 4,50,000, तो यानी 23,50,000 ही आपको लेने हैं। आप कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मटेरियल नहीं निकाल रहे हैं, आप केवल मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं, तो केवल मटेरियल का ही ओपनिंग क्लोजिंग पार्ट आपको काउंट करना है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी आप अपने गुड्स में, अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप जो रेडीमेड आइटम परचेज करते हैं उसकी वैल्यू को आप परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि परचेज ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट होता है, तो इसलिए आपको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपके यहाँ गिवन होगी, जो भी आपके लिए गिवन हो। नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वेंट्री, दैट इज फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब है कि हाउ मच चेंजेस कम्स इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। फॉर्मूला सिंपल होता है इसका, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी अगर आप ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू होगी वो चेंजेस इन इन्वेंट्री की हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट्स ऑफ अकाउंट में इसकी कैलकुलेशन की जाती है। फिनिश गुड्स हो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, ये नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा है, क्लोजिंग की कम है, तो पॉजिटिव आएगा, क्लोजिंग की ज़्यादा है, ओपनिंग की कम है, तो नेगेटिव आएगा। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको चेंजेस इन इन्वेंट्री निकालनी है। फिनिश गुड्स की ओपनिंग वैल्यू थी 250 और क्लोजिंग वैल्यू थी 2 लाख। फॉर्मूला क्या है हमारा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री 250 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 2 लाख, यानी 50,000 इसका पॉजिटिव चेंजेस आ गया। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस का निकालना है, ओपनिंग 450 और क्लोजिंग 5 लाख, यहाँ ओपनिंग ज़्यादा है, तो देखिए वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 450 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 5 लाख, यानी नेगेटिव 5 लाख रुपये, 50,000 रुपीज़। अब स्टॉक इन ट्रेड का निकालना है, ओपनिंग 750 और क्लोजिंग 7 लाख रुपीज़। तो देखिए स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग इन्वेंट्री 750 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 7 लाख, यानी 50,000 पॉजिटिव। अब देखिए 50,000 ये पॉजिटिव, 50,000 ये पॉजिटिव, यानी 1 लाख हो गया। और 1 लाख में से नेगेटिव 50,000 माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू आएगी 50,000। तो ये हमारा टोटल चेंजेस इन इन्वेंट्री हो जाएगा। क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो अमाउंट जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनके वर्किंग के अगेंस्ट में पे करते हैं, वो सारी चीज़ें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आती हैं। क्या क्या हो सकता है? वेजेस है, सैलरी है, बोनस है, लीव इनकैशमेंट है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं। वो सारी चीज़ें जो हम एम्प्लॉय को उनकी वर्किंग के अगेंस्ट सर्विसेज या अमाउंट पे करते हैं, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे एक फॉर्मेट दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है। डायरेक्ट फॉर्म में वेजेस, बोनस और लीव इनकैशमेंट दिया जा रहा है, और इनडायरेक्ट फॉर्म में सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट के अलावा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस पे किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी पार्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का। अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में कि 31 मार्च 2020 को नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए।
तो इनमें से कुछ आइटम आपके एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस से रिलेटेड हैं और कुछ नहीं हैं। तो आपको वही आइडेंटिफाई करने हैं। वेजेस 2,40,000, क्योंकि वेजेस हम अपने एम्प्लॉयज़ को ही पे करते हैं तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2,40,000। सैलरी भी एम्प्लॉयज़ को पे की जाती है तो ये भी इसी का पार्ट होता है, तो ये भी लिखा हुआ है 3,60,000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये कस्टमर को किया जाता है, कस्टमर को एंटरटेन किया कि चाय कॉफ़ी या कुछ अदर एक्सपेंसेस, तो ये आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं कर रहे, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होगा। बोनस एम्प्लॉयज़ को ही पे होता है तो बोनस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का पार्ट है। ग्रेचुटी रिटायरमेंट के टाइम पर अपने एम्प्लॉयज़ को ही पे की जाती है तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का 1,20,000। कन्वेंस हम किसी को भी पे कर सकते हैं, आउटसाइडर को भी होता है, अपने स्टाफ को भी होता है, तो ये उनकी वर्किंग के बदले में नहीं है, तो इसलिए ये काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, मेडिकल एक्सपेंसेस ये ज़रूर होता है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस 40,000 ये ऐड कर देंगे, तो टोटल जो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो 8,10,000 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है फिफ्थ वन, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस मीन्स जो अगर आपने बिजनेस अपना बोरोइंग की फॉर्म पर या लोन की फॉर्म पर स्टार्ट किया है तो आपको उस लोन या फाइनेंस को रेज करने में जो अमाउंट एक्सपेंड करना पड़ा या उसके बिहाफ पे जो आप अमाउंट इंटरेस्ट वगैरह का पे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें फाइनेंस कॉस्ट में आती हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें में काउंट होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। या पब्लिक डिपॉजिट पर, डिबेंचर पे, बॉन्ड पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो भी ये इसी में आएगा। ये सारी चीज़ें फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होती हैं। डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सारी चीज़ें भी इसी में काउंट की जाएंगी। लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लोन प्रोसेसिंग फीस, प्रीमियम पे ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। हाँ, बैंक चार्जेस ये हमारे फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आते क्योंकि ये अदर एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि लोन का पार्ट नहीं है। बैंक चार्जेस तो नॉर्मल अब हमारे बैलेंसेस पे किया ही जाता है। अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखिए कि एबेकस लिमिटेड के कुछ डिटेल्स गिवन है जिनके बेसिस पे आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है फाइनेंस कॉस्ट का। तो देखिए इसमें फर्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन 2,50,000 लोन और उस पर इंटरेस्ट पे करना फाइनेंस कॉस्ट का ही पार्ट है तो ये इसमें काउंट किया जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन होता है शॉर्ट टर्म, तो ये भी इसकी इंटरेस्ट ऐड होगी इसमें। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ 10,000 डिबेंचर, क्योंकि लोन का पार्ट डेप्ट का पार्ट होते हैं तो उसकी डिस्काउंट भी इसी में काउंट की जाएगी 10,000। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, देखिए ये पहली बात तो ये एक्सपेंस है ही नहीं, ये इंटरेस्ट रिसीव है और वो भी एफडी पे, लोन पे नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ काउंट नहीं होगी। बैंक चार्जेस मैंने अभी बताए थे, बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंस होते हैं तो ये नहीं आएंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट 75, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करना, डिपॉजिट मतलब एक तरीके का लोन है पब्लिक से जो लिया है उस पे इंटरेस्ट पे करना, ये भी इसी का पार्ट होगा। तो टोटल फाइनेंस कॉस्ट इन सबको ऐड करके कितनी हो जाएगी 3,70,000। लिखा हुआ है नोट में बैंक चार्जेस 9,500, ये अदर एक्सपेंस का पार्ट होते हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं। अब सिक्स्थ है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये मैंने आपको बताया था डेप्रीशिएशन का टर्म क्या होता है कि ये जब कोई टेंजिबल फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होती है उसकी लाइफ के बेसिस पर तो उसे हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। डेप्रीशिएशन के कई रीज़न होते हैं कि टाइम का पास होना, डैमेज हो जाना, ऑब्सोलेट हो जाना प्रोग्राम, ये असेट्स वगैरह। अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि अगर इनटेंजिबल असेट्स की रिटर्न ऑफ होती हैं या उनकी वैल्यू कम होती हैं तो वो अमोर्टाइजेशन में काउंट की जाती हैं। तो ये डेप्रीशिएशन या अमोर्टाइजेशन जो भी हो रहा है वो डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन की हेडिंग में शो कराया जाएगा। लास्ट है इसका अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो हम अपने आउटसाइडर्स को पे करते हैं ना कि अपने एम्प्लॉयज को, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम अदर एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको यहां दे रखे हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आइटम, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल हो या कोई भी अमाउंट हो जो एक्सटर्नल पर्सन को पे किया जाएगा वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, अब देखिए आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको अब कुछ आपको इससे रिलेटेड आपके एग्जांपल आपको बुक में दे रखे हैं, तो ये हेडिंग और सब हेडिंग आप अपने क्वेश्चंस में देखेंगे और उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।